हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज द राइट वे में एक बार से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट के बारे में, जिसमें हम हाई सपोर्ट नीड के लिए कौन कौन से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेडिकल असेसमेंट या थेरेपेटिक या साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है हम देखने को जिसमें हमें मिलता है। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज की क्लास को हम बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, इंटरनल एग्जाम भी आने वाले हैं, तो कहीं उनकी भी हेल्प हो जाइए। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई सपोर्ट चिल्ड्रंस होते कौन से हैं। ऐसे चिल्ड्रन जिनको रिक्वायर्ड होता है सपोर्ट का, बिना सपोर्ट के वो एडियल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, डेली लाइफ एक्टिविटी यानी सेल्फ हेल्प स्किल्स जो होती हैं, ईटिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, ये सब खुद नहीं कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे चिल्ड्रंस जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, किसी भी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ऐसे चिल्ड्रन को हम हाई सपोर्ट नीड कहते हैं। अब ये किस में दिख सकता है? ये कोई सी भी डिसेबिलिटी में हो सकता है। ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप आईटी पढ़ रहे हैं, आईडी में डिप्लोमा कर रहे हैं तो आईडी वाले बच्चों में ही दिखेगा, एएसडी में डिप्लोमा या बीएड कर रहे हैं तो उन्हीं में दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाई सपोर्ट किसी भी डिसेबिलिटीज़ में हो सकता है। सेरेब्रल पाल्सी जो सीवियर कैटेगरी आती है, आईडी जो प्रोफाउंड कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे सारी डिसेबिलिटीज़ के अंदर जब सपोर्ट की नीड हो सकती है तो हम ऐसे बच्चों को हाई सपोर्ट नीड्स कहते हैं। इनके लिए इंटरवेंशन प्लान बनाने के लिए हमें असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसलिए जो है हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं, हम लोग मेडिकल असेसमेंट करवाते हैं डायग्नोस करवाने के लिए, बच्चे के बिहेवियर को समझने के लिए या उसकी डिसेबिलिटी को समझने के लिए हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट, थेरेपेटिक असेसमेंट जो है वो करवाते हैं। देन उसके बाद एजुकेशनल असेसमेंट भी होता है, लेकिन आपके उसमें जो है अभी नहीं दे रखा इस टॉपिक के अंदर एजुकेशनल असेसमेंट, तो फिलहाल हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उस पे जाते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है। फॉर्मल असेसमेंट वो होता है जो किसी स्टैंडर्डाइज टूल से किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं से वो ऑथराइज्ड है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, किसी आपका जैसे एम से हो सकता है आपका। अगर हम अपनी फील्ड की बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके थ्रू जो है ये स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं। इनके जो है साथ ही साथ उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप उनको चेंजेस नहीं कर सकते। एक प्रोसीजर होता है, उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टूल्स बनते ही ऐसे हैं कि उनके खुद के नॉर्म्स होते हैं, उनकी स्कोरिंग होती है, उनका प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो यानी कह सकते हैं ऐसे टूल्स जो स्टैंडर्डाइज होते हैं और उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी स्कोरिंग होती है, उनके खुद के नॉर्म्स होते हैं, वो भी स्टैंडर्डाइज होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो उसके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टूल्स भी कुछ आते हैं जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, एजुकेशनल टूल्स भी होते हैं जो कुछ स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो यहाँ पे उनको यूज़ करना जो है फॉर्मल असेसमेंट कहलाता है। और इसी की अगर अपोजिट बात करूँ, इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, तो पर्टिकुलर किसी एक स्टैंडर्डाइज टूल से नहीं किया जाता, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलप कर दिए जाते हैं कुछ टूल, या कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है कर लिया जाता है, इंटरव्यू बेसिस पे कर लिया जाता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और पर्टिकुलर जो टूल्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते, किसी नेशनल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है नहीं होते। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना भी टूल बना लेती है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, वो कह सकते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट किया जा रहा है। कुछ जानकारी मैं ऐसे भी दे देती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बुक में आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे देते हैं उसे इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। नहीं, ये आपके अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो पेपर में सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं या जिसके पर्टिकुलर कोई नॉर्म्स नहीं होते हैं, तो ऐसे उसको जो है वो इनफॉर्मल असेसमेंट कहा जाता है। लाइक आप बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू मेथड्स हो गए या पोर्टफोलियो हो गया, तो ऐसे उसको जो है कहा जाता है इनफॉर्मल असेसमेंट्स। सबसे पहले मेडिकल असेसमेंट में हम फॉर्मल असेसमेंट की बात करेंगे, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत कॉमन ये सुना हुआ है। एमआरआई और सीटी स्कैन जब बच्चों के अंदर ब्रेन की अबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम लोग करते हैं, और साथ ही ईईजी भी हमारा ब्रेन में जब सीजर्स कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग जो चेक करते हैं, ये यूज़ करते हैं इस असेसमेंट को। उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग आपने देखा होगा, फ्रेजाइल एक्स, डाउन सिंड्रोम जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है आपका जेनेटिकल टेस्टिंग जो है वो की जाती है बच्चों के अंदर। तो ऐसे असेसमेंट्स को जो मेडिकल से रिलेटेड हैं तो उसको हम मेडिकल असेसमेंट कहते हैं। और पर्टिकुलर ये डायग्नोस करने का एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं, तो इसलिए इनको फॉर्मल असेसमेंट के अंदर काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट काफ़ी सारे होते हैं। आपका मेटाबॉलिक टेस्ट करना होता है बच्चे का, आरएच चेक करने के लिए, वाइट रेड ब्लड सेल्स चेक करने के लिए, या ऐसे बच्चों की और बहुत सारी जो है इन्फेक्शन चेक करने के लिए भी ब्लड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। मेटाबॉलिक बच्चे का न्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हेयरिंग और विजन स्क्रीनिंग करने के लिए भी जो है टेस्ट यूज़ होते हैं, बैरा हो गया आपका। इसके अलावा जो है OE
ECG हो गया, ये सारे क्या हैं, ऑडिटोमेट्री टेस्ट क्या हैं, ये सारे हमारे मेडिकल असेसमेंट है हेयरिंग के लिए। अगर मैं विजुअल की बात करूँ तो हमारा स्लेनिन चार्ट आता है, इसके बाद विजुअल फील्ड टेस्ट करके है, वो सारे क्या है मेडिकल टेस्ट हैं विजन के लिए। इसके अलावा अगर पेरेंट्स की हिस्ट्री चेक की जा रही है, मेडिकल बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री के चेक की जा रही है, तो वो हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट में आता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन करना, बच्चे की मूवमेंट चेक कर ली है, मूवमेंट को देखकर बच्चे के बिहेवियर को चेक किया गया है, उसके रिस्पॉन्सेज को चेक किया गया है, तो उसको देखकर ऑब्जर्वेशन के आधार पर जब असेस किया जाता है कि इसको हो सकता है ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम थेरेपेटिक असेसमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम फॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी थेरेपी यूज़ होती हैं रिहैबिलिटेशन फील्ड में, लेकिन हम कुछ थेरेपी की बात करेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं, आपके सिलेबस का एक हिस्सा भी हैं। तो सबसे पहले स्पीच एंड लैंग्वेज टेस्ट की हम लोग बात करते हैं, किसमें यूज़ होता है, स्पीच थेरेपी में यूज़ होता है। रील्स हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और सोडा यूज़ होता है आपका आर्टिकुलेशंस चेक करने के लिए। रील्स होता है एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज को चेक करने के लिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए सेंसरी और मोटर टेस्टिंग होती है। सेंसरी प्रोफाइल 2 जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा PDM2 यानी पिया बॉडी डेवलपमेंट मोटर स्किल्स जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर, बच्चे की मोबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, बच्चे की फाइन मोटर ग्रॉस मोटर को चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है फिजिकल थेरेपी असेसमेंट, जिसमें हम लोग जो है GMFCS, जिसकी फुल फॉर्म है आपका ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, को जो है यूज़ करते हैं बच्चे की मोटर स्किल्स को जानने के लिए कि उसकी मोबिलिटी में या उसके एक्टिविटीज़ डेली लाइफ एक्टिविटी में ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसे असेस करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की। यहाँ पर भी फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ आप चेक कर रहे हैं, डेली लाइफ एक्टिविटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे के ग्रॉस मोटर में कहाँ प्रॉब्लम है, फाइन मोटर में कहाँ प्रॉब्लम है, या पेरेंटल रिपोर्ट्स को चेक करिए, यानी बच्चों से पेरेंट्स से पूछ लिया कि किस तरीके की वो प्रॉब्लम्स कर रहा है, चलने में कहाँ दिक्कत है, या फाइन मोटर में कहाँ दिक्कत है, या किस तरीके की एक्टिविटी में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सारी जो है क्या हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट कहलाता है। या आपने कोई गेम खिला कर देख ली, उस गेम को खेलते हुए कहाँ दिक्कत आ रही है। बेसिकली कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन या पेरेंट्स के द्वारा जो है टॉक करके या उनका इंटरव्यू लेकर जो है हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा एक फॉर्मल असेसमेंट कहलाता है। थर्ड हमारा आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में फॉर्मल असेसमेंट की अगर बात करूं तो सबसे पहले हमारा IQ टेस्टिंग या कॉग्निशन टेस्टिंग आता है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी सारे टूल्स जो है आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। बिकेनेट कामेट टेस्ट आता है, सिगमेंट बोर्ड टेस्ट आता है, इसके अलावा डेवलपमेंट असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन आता है, वाइस आता है, विजुअल इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये सारे जो है IQ या कॉग्निशन टेस्ट करने के लिए जो है इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जिसको आप लोग साइकोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मल असेसमेंट के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है इंक्लाइन टूल यूज़ किया जाता है, कार्स यूज़ किया जाता है, वैप्स किया जाता है, ऐसा किया जाता है। ये सारे क्या है ऑटिज्म या बिहेवियर असेस करने के लिए आपके साइकोलॉजिकल टूल हैं और फॉर्मल टूल हैं, क्योंकि इनका सबका जो एक क्राइटेरिया सेट है, स्कोरिंग है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं से स्टैंडर्डाइज हैं। इसके अलावा लर्निंग या एकेडमिक को चेक करने के लिए भी जो है टूल्स यूज़ किए जाते हैं। लर्निंग या एकेडमिक के अंदर इवैल्यूएशन करने के लिए जो है या असेसमेंट करने के लिए जो है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। NIMH के द्वारा सोशो अडेप्टिव स्केल्स का यूज़ किया जाता है बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सारे टूल्स जो हैं पहले भी बोल चुकी हूँ, और बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं जिसके बारे में पता है आप लिख सकते हैं उसके बारे में इसके अंदर। नेक्स्ट और लास्ट आता है इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट मैंने जैसे पहले बोला था सेम, कि अगर आप पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं या सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो आपका क्या है इनफॉर्मल असेसमेंट है। बच्चे का पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं तो वो भी इनफॉर्मल असेसमेंट है। या बच्चे को गेम खेलते हुए देख रहे हैं क्लास के अंदर या ग्राउंड के अंदर, वो किस तरीके से बिहेव दिखा रहा है प्ले के अंदर, तो वो क्या है सारा आपका इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर आता है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए ताकि इस फैमिली को बढ़ाया जा सके। और अगर आपको कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस पर काम करके लेकर आने के लिए। आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।